Hello and welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel, and you are watching the new session of important facts about interview, where we are going to discuss some important points about interviews, what are being conducted over there, कैसे इंटरव्यू होता है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्या एक नर्वस पॉइंट्स होते हैं कैंडिडेट्स के लिए, उन सारी बातों का डिस्कशन करेंगे, जिसके लिए इस सेशन में हमारे साथ हमारे इंटरव्यू एक्सपर्ट हैं और जीए गुरु भी हैं, जिनसे डेफिनेटली हम मुखातिब होंगे और जानेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किन किन फैक्ट्स को कैंडिडेट्स को ध्यान में रखना है बिफोर गोइंग टू द इंटरव्यू। और जैसे कि हमें पता भी है कि आफ्टर 2 इंटरव्यूज कहीं ना कहीं शुरू हो चुके हैं पीएसबीज के, तो क्या क्या पॉइंट्स अब वो रखें ध्यान। सेशन शुरू हो चुका है बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर हम जानेंगे सबसे पहले इंटरव्यू एक्सपर्ट से हमारे कि सर व्हाट द कैंडिडेट शुड फोकस अपॉन, अगर वो घर बैठे तैयारी कर रहा है इंटरव्यूज की, उसका ये रिटन अगर क्लियर हुआ है ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के लिए, किस तरीके से अब वो आगे प्रोसीड कर सकता है फॉर कमिंग इंटरव्यूज। देखिए, जो इंटरव्यूज हैं, एक इट इज़ नॉट ए टेस्ट ऑफ नॉलेज। आपका टेस्ट ऑफ नॉलेज हो चुका है, जो रिटन टेस्ट आपको हुए थे। नाउ इट इज़ ए टेस्ट फॉर योर एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड। बोर्ड डिफरेंट क्वेश्चंस के द्वारा आपका डिफरेंट एटीट्यूड्स और एप्टीट्यूड्स देखेगा एंड दे विल ट्राई टू रिलेट इट टू द जॉब, दैट इज बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए। अब एप्टीट्यूड्स और एप्टीट्यूड्स कैसे देखेगा, उनके पास क्या है, ना ही आप इंटरव्यू बोर्ड के बारे में कुछ जानते, ना ही इंटरव्यू बोर्ड आपके बारे में कुछ जानता है। उनके सामने आपका सिर्फ बायोडाटा है, जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा था एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग, दैट थिंग इज इन फ्रंट ऑफ देम। सो दे विल स्टार्ट समवेयर फ्रॉम द एप्लीकेशन फॉर्म, और दे मे स्टार्ट बाय आस्किंग यू टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आपके बारे में बताइए। जब आपके बारे में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि जब वो कहते हैं कि प्लीज टेल मी अबाउट योरसेल्फ या आपके बारे में बताइए, तो क्या क्या बातें बतानी चाहिए। देखिए, इसमें आपको बहुत डिटेल नहीं जाना है। यू हैव टू सिंपली योर नेम, इफ दे आर नॉट सेड योर नेम अप टू नाउ, योर नेम, योर फादर्स नेम, योर मदर्स नेम, द प्लेस यू बिलोंग टू, योर मैक्सिमम क्वालिफिकेशन। मैक्सिमम क्वालिफिकेशन का मतलब है जो अंतिम क्वालिफिकेशन। जैसे आपने एमबीए कर लिया तो एमबीए, तब ग्रेजुएशन और हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ये सब नहीं बताना है। देन योर आफ्टर योर मैक्सिमम क्वालिफिकेशन, योर हॉबीज और इंटरेस्ट। अब फिर मैं रिपीट करता हूँ आज भी, हॉबीज और इंटरेस्ट में अंतर। हॉबीज का मतलब है जो आप रोज, हर रोज अपने फ्री टाइम में करते हैं, और हर व्यक्ति के पास फ्री टाइम रहता है रोज, अनलेस एंड अंटिल ही हैज गॉट इमरजेंसी सिचुएशन। तो रोज आप उसको करते हैं, उस पर पैशनेट हैं, और इतने पैशनेट हैं कि उसका थियोरेटिकल नॉलेज भी आपके पास हो, तब तो हॉबी बनता है। मगर आप सोचिए कि आज आप कुछ कर रहे हैं, आज आप गाना सुन रहे हैं, कल आप पानी छिड़क रहे हैं पेड़ में, तीसरे दिन जब आपको फ्री टाइम हुआ तो आपने सोचा चलिए एक हाइक हो जाए, मोटरसाइकिल चला के गोल काट के आ जाए। So this means that you don't have any hobby as such. You have got what is called interest. तो अगर हॉबी नहीं है तो इंटरेस्ट बोलिएगा, हॉबी का शब्द यूज ना कीजिए। इंटरेस्ट, माई इंटरेस्ट आर इन, एक दो बातें बताइए जो भी आपको इंटरेस्ट है। your interest may be cooking, listening songs, watching TV or whatever it is. Then the last thing that you should say is about your strength. Strength का मतलब डिक्शनरी में दिया हुआ एडजेक्टिव नहीं है, ये एडजेक्टिव कैन नॉट बी योर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को आपको खोजना पड़ेगा आपके अंदर, क्योंकि होता क्या है कि हम रोज अपना वीकनेस तो यूज़ करते रहते हैं और उसके बारे में तो हमको याद रहता है, मगर स्ट्रेंथ्स के बारे में हम याद नहीं रहता, क्योंकि स्ट्रेंथ हमारे अंदर कहीं छिपा रहता है। तो उनको ढूंढना पड़ेगा, और ढूंढने के लिए आपको एक एकांत स्थान में बैठ के, शांतिपूर्वक बैठ के, यू विल हैव टू गो बैक इन योर लाइफ इन अ टाइम मशीन। अपना जीवन में जो जो बीता उसके बारे में याद कीजिए, जहाँ तक आप याद कर सकते। तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं आपके जीवन काल में कहीं ऐसा एक कोई घटना घटी या ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ जिसके याद करते ही आपको आज भी गर्व महसूस होता है कि ये इंसिडेंट हमने किया था, हमारे वजह से हुआ था। डेफिनेटली जैसा उस इंसिडेंट को आप पकड़ेंगे वहीं रुक जाइए, और ये खोजने की कोशिश कीजिए कि वो इंसिडेंट आपका किस क्वालिटी की वजह से हुआ। दैट क्वालिटी इज योर स्ट्रेंथ,
एंड दैट इंसिडेंट विल बी एन एग्जाम्पल। अगर उन लोग ने पूछा कि स्ट्रेंथ का अपना जीवन में कोई एग्जाम्पल बताइए तो इसी इंसिडेंट को आप रिलेट कीजिए। बिल्कुल। तो इतना ही आपको बोलना है। आपको आपका नाम, आपका फादर्स नेम, योर मदर्स नेम, द प्लेस यू आर कमिंग फ्रॉम, योर मैक्सिमम क्वालिफिकेशन, योर हॉबी और इंटरेस्ट and your strength, and see whether if you can well and good, otherwise don't mind। अगर क्या स्ट्रेंथ को किसी तरह से बैंक के काम से आप रिलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब कुछ ऐसा होता है कि इसके बाद तो कुछ नहीं आपको बोलना है, मगर कभी कभी वो पूछने लगते हैं कि स्ट्रेंथ तो आपने बता दिया, अपना वीकनेस बताइए। जब वीकनेस बताना हो तो आपको रोज याद रहता है, रोज वीकनेस हम लोग प्रयोग करते रहते हैं। तो एक या दो अपना वीकनेस को बताइए, बट डोंट जस्ट लीव इट एट इट। आप उसके साथ ये बताइए कि क्या वो वीकनेस किसी तरह से बैंक में उपयोगी है, या उस वीकनेस से अपने आप को सुधारने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं। इतनी बात टेल मी अबाउट योरसेल्फ में आपको बोल करनी है। लेकिन सर यहाँ एक क्वेश्चन क्या आता है, जैसे स्ट्रेंथ तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स प्रिपेयर्ड होते भी हैं इस चीज को लेके, वीकनेस वो डिसाइड नहीं कर पाते। नहीं, स्ट्रेंथ डिसाइड नहीं कर सकते हैं। होता क्या है कि स्ट्रेंथ हम कुछ भी बोल देते हैं। हम बोल देते हैं कि आई एम हार्ड वर्कर, आई एम हॉनेस्ट, मगर बोर्ड क्या करता है, कहता है कि अपने जीवन में कोई एक इंसिडेंट बताइए जिससे आप इसको जस्टिफाई करोगे। अच्छा। और जैसी ये बात बोलते हैं तो ऊपर नीचे देखने लगते हैं, दे गेट लॉस्ट। सो स्ट्रेंथ आई कैन कॉल एनी एडजेक्टिव माय स्ट्रेंथ, ओके, बट हाउ टू जस्टिफाई इट? And to justify it, we'll have to go back in our life and find that incident that we did that exhibited our strength. और जहाँ strength exhibit हुआ वहाँ हमको गर्व महसूस होता है कि हमने किया। That is my pride because I did it, and that was due to the strength. That is why we have to look at the strength. Okay. तो यहाँ पे ये चीज़ आप सबको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि अबाउट योर सेल्फ आपको किस तरीके से प्रोसीड फर्दर करना है, बिकॉज अबाउट योर सेल्फ ही एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे आपसे आगे के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उठाए जा सकते हैं। अब जे गुरु से यहाँ पे पूछेंगे कि सर हर बार हमने हमारे हर सेशन में बात करी कि करंट अफेयर्स हम पढ़ेंगे, बैंकिंग अवेयरनेस हम पढ़ेंगे, या फाइनेंशियल टर्म्स पे अगर हम जाते हैं, या बेसिक टर्मिनोलॉजीज उनके बेसिक ग्रेजुएशन प्रोस्पेक्ट से, उनकी डिग्रीज से जो पूछे जाते हैं। लेकिन फिर भी जैसे हम आज के सिनेरियो की बात करें, वी आर इन विद द बजट, वी नो द बजट फॉर 2017-18, उसके अलावा इलेक्शंस बिल्कुल 5 स्टेट्स में होने वाले हैं, तो ये तो 2 स्टेट में हो ही रहे हैं डेफिनेटली। तो यहाँ पे वही सारी चीजें, ये कुछ एक हॉट टॉपिक्स जिनको हम कहते हैं कि इनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या डेफिनेटली एक कैंडिडेट को प्रिपेयर होना पड़ेगा इन पे क्वेश्चन पूछे जाने के लिए। बिल्कुल, कैंडिडेट्स की बात करें तो इन टॉपिक्स पे उसे हर हाल में प्रिपरेशन करनी होगी, क्योंकि ये नहीं चेक कर रहे हैं कि आपको कितना नॉलेज है, ये चेक कर रहे हैं कि आप कितना अवेयर हैं। अगर एक बैंकर अवेयर नहीं होगा अपने आसपास की सराउंडिंग से, तो कैसे वो आगे के प्रोसीडिंग्स को कर पाएगा। तो बिल्कुल आपको बिल्कुल प्रिपेयर होना पड़ेगा कि किस तरह की प्रोसीडिंग्स हो रही हैं और कैसे कैसे आपके इवेंट्स हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें बजट आया है तो बजट से रिलेटेड आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि बजट एक और टॉपिक है, सारे उसमें अलॉटमेंट्स होते हैं, आपके फंड्स क्रिएट किए जाते हैं, नई नई पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने की बात करी जाती है, तो कहीं ना कहीं पैसे से रिलेटेड बात आ रही है, फिस्कल पॉलिसी की बात आ गई है, तो आपको उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। और हमारे लास्ट सेशन में हम लोग ने प्रॉपर बजट का डिस्कशन भी किया था। अगर उससे रिलेटेड आपको कोई जानकारी चाहिए तो हमारे उस पर्टिकुलर सेशन में जाइए, आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगी हमारे उस पर्टिकुलर सेशन में। और बात करेंगे अगर इस अवेयरनेस की, तो कुछ नए नए टर्म्स जरूर आ जाते हैं, जैसे इंक्रीमेंटल CRR आ गया या XYZ, कुछ भी नए टर्म्स आ जाते हैं, तो उनके बारे में जरूर जान लीजिए। तो ऐसे में आपको ये होता है कि एक पॉजिटिविटी और एक पॉजिटिव प्लस पॉइंट आ जाता है, जो कि बाकियों से आपको अलग कर देता है। बाकी मेन चीज आती है इंटरव्यू में आपका एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड ही वहां पे डिफाइन करेगा कि आपको जॉब मिलनी है या नहीं, क्योंकि आपकी बात करें अगर पढ़ाई की, तो नॉलेज का टेस्ट हो चुका है, तभी आप इंटरव्यू में बैठे हैं। बस अब यहाँ पे जरूरत है आपके एटीट्यूड की। पॉजिटिव एटीट्यूड लीड्स टू योर सक्सेस। तो यही है यहाँ पे। अब एक बार फिर से ड्रेसिंग पे बात कर लेंगे, उनके अटायर पे बात कर लेंगे, उनके प्रेजेंटेशन पे बात कर लेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं ये भी एक इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है जिनको लेके कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। कहीं ना कहीं प्रिपरेशन उनकी जैसा ही रिजल्ट आता है वैसे तैयारी हो जाती है, दे स्टार्ट स्टडिंग, वो फैक्ट्स तो पढ़ने लगते ही हैं, बट येस दे गो अबाउट प्रिपेयरिंग देयर अटायर्स ऑल्सो, उनका प्रेजेंटेशन कैसे होगा, किस तरीके से होगा। और बिल्कुल हमने इंटरव्यू एक्सपर्ट से कई बार जाना भी है कि व्हाट शुड बी द प्रेजेंटेबल वे, लेकिन फिर से एक बार हम चाहेंगे सर इनको दोबारा रिवील आउट करें ताकि कैंडिडेट्स का ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाए। देखिए, इट इज नॉट ऑल अटायर, इट इज योर एटीट्यूड, जैसा सर ने वर्ड यूज किया था।
और हम भी यूज कर चुके हैं पहले, एटीट्यूड। नो एटीट्यूड, हम्म, आपका अटायर भी अभी किसी ने नहीं देखा। द मोमेंट यू ओपन द बोर्ड रूम डोर, पीप इनसाइड एंड से प्लीज मे आई कम इन, तो आपका फेस, आपका बॉडी लैंग्वेज देख के बोर्ड शायद 40% डिसाइड कर लेता है कि आपको सेलेक्ट करें या नहीं करें। तो ये क्या है बॉडी लैंग्वेज, ये क्या आपको कैसा दिखना चाहिए? देखिए, आज बैंकिंग में कंपटीशन का युग है। नो बैंक वांट्स स्लीपी इंसोलेंट पीपल ऑन द काउंटर्स। कोई सोता हुआ व्यक्ति काउंटर में नहीं चाहते। बिल्कुल। We want happy, proactive people on the counters. Every bank wants that, so that they can do the best customer service, give the best customer delight to the customers. तो कस्टमर, अगर आप एकदम ग्रम्पी हैं, आप एकदम स्लीपी हैं, तो आपको देख के ही उसको भी डिप्रेशन होने लगता है, कस्टमर को भी होने लगता है। तो कस्टमर को अगर कोई ग्रेवेंस होगा तो उसका ग्रेवेंस उसका दिमाग में बढ़ जाती है। ठीक है ना? अगर आपका हैप्पी है, आप मुस्कुरा रहे हैं, उसको वेलकम किए, आपका बॉडी लैंग्वेज उसको वेलकम करता है, तो अगर कस्टमर कोई ग्रेवेंस लेके भी आता है तो थोड़ा ठंडा हो जाता है। और उसी तरीके जब आपको नया डिपॉजिट मोबिलाइज करना है या नया बिजनेस मोबिलाइज करना है, तब भी जब आप हैप्पी कंपोजर क्या होते हैं, तभी कस्टमर को लगता है कि आपसे बात करें। नहीं तो कभी कभी ये लगता है यार ये तो ऐसे ही दुखी लग रहा है, इससे बात करके फायदा क्या है। बिल्कुल सही। तो ये सब बातें इंटरव्यू बोर्ड आप में देखता है। कल जब आप काउंटर पे जाके बैठेंगे तो आप कैसे दिखेंगे? तो इसीलिए आप अपने अंदर से खुशी लाइए। हमने आपसे पहले भी कहा, आज भी मैं कहता हूं, लाखों बच्चे एग्जाम में बैठे थे, उनमें से कुछ हजार हैं जो आप हैं जो इंटरव्यू में बुलाया गया। लाखों में आप हजार हैं, कितने स्मॉल परसेंटेज है? क्या ये आपके क्वालिटी नहीं है? इज इट नॉट योर अचीवमेंट विच रिक्वायर्स अ सेलिब्रेशन, विच रिक्वायर्स अ उत्सव? And therefore that interview is an उत्सव to celebrate your success. So go for an उत्सव। क्या इसी तरह के एक फेस बना के आप दिवाली, होली, ईद का सब फेस्टिवल मनाने जाते हैं? नो, you go with a happy comfort. Go as if you are going to celebrate an उत्सव. Have that body language, have that face, have that energy in you, have that happiness and that smile in your face, so that you go there. Now, अब जब ये बात आ जाएगी आप में, तब कोई भी अटायर आप पे अच्छा लगेगा। बिल्कुल। अटायर सूट बूट पहनने के और रोते हुए जाने से आपका सूट बूट बेकार है। नाउ द बेसिक अटायर क्या होना चाहिए फॉर लेडीज? ये गुड सलवार सूट। गुड सलवार सूट मीन्स नॉट द dazzling टाइप, बिल्कुल, नॉट द पार्टी टाइप, बिकॉज इंटरव्यू इज अ फॉर्मल ओकेजन। ये सिंपल सलवार सूट with a cardigan if it is cold. That is all you have to wear. Yes. Flats, no heels, and use you have to use cosmetics. You are more feminine, you look feminine, and use the lipstick, use the nail polish and all those things, but it's the normal ones, not those dazzling ones. Now for men, again, a trousers. See, neither for girls nor for boys jeans will not do. Please do not wear those jeans. Trousers, proper shoes, no sneakers, no walkers, proper shoes, and a lighter colored shirt, and if it is cold you can wear a sweater over that. That is all. That is the minimum. If you are not used to a tie, please don't wear a tie. Don't think that the tie will ensure your selection. Tie will not ensure. Tie or suit or anything, that is all optional. And if you are used to wearing such dress, please wear. Otherwise, please don't wear, because you will feel uncomfortable in those dresses. बिल्कुल। But the main thing is that how you look, how you present your face, your body language before the board, and that must be positive. You should think positive. Your thinking, if your thinking is internal, it is not positive, your external cannot be positive. So start thinking internally positive. You have achieved a very big success.
You achieved a very big success. Only a few thousands have been called for the interview. You achieved a big thing. So be happy about it. Be happy about it. बिल्कुल. तो यहाँ पे बात वही निकल के आई है कि द कॉन्फिडेंस, द बॉडी लैंग्वेज हैज टू बी वर्क अपॉन, उस पर आपको ध्यान देना है. बिकॉज इफ यू आर कॉन्फिडेंस फ्रॉम इनसाइड, इफ यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट, look yourself in the mirror every day, and every day that you should find a positive change in you. Positive change, and yes, keep smiling, because smile इज समथिंग जिससे आप कहीं ना कहीं सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने की एक पॉजिटिव एनर्जी भी फील आउट करते हैं व्हेन यू कीप स्माइलिंग ऑलवेज. तो ये एक स्माइल जो है वो आपको हमेशा अपने फेस पे रखनी पड़ेगी और रखनी चाहिए भी. बिकॉज हम इंटरव्यूज की बात के अलावा भी अगर हम बात करें तो आपकी लाइफ में भी ये कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करता है. बिकॉज इफ यू आर स्माइलिंग एट एवरी मोमेंट, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपका एक ग्रीवांस कुछ परसेंट तो वहीं खत्म हो जाता है. एंड देन यू गेट द एनर्जी, यू गेट द पावर टू वर्क अपॉन इट. और कहीं फिर ये फील होता है कि यस, इस प्रॉब्लम को हम ओवरकम कर सकते हैं. तो ये एक कॉन्फिडेंस आता है व्हेन यू कीप स्माइलिंग ऑलवेज. तो यहाँ ये चीज आपको ध्यान रखनी है. बिल्कुल. एक बात मैं भी ऐड ऑन करना चाहूंगा. एक वर्ड आता पर्सोना. तो पर्सोना एकदम पॉजिटिव वाइब्स उससे निकलनी चाहिए. वो तभी हो पाएगा जब आप केवल एक दिन के लिए प्रिपेयर नहीं करेंगे, आप में डेली बेसिस पे आपको वर्कआउट करना पड़ेगा. जिस भी आपको ये रखना है कि आप हर चीज का लिए आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए. हर चीज के लिए पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है और वो अपने आप में इनकलकेट करना शुरू कर दीजिए. केवल पर्टिकुलर एक दिन के लिए नहीं, हर दिन के लिए. इस तरीके से अगर आप लाइफ को एंटरटेन करेंगे तो लाइफ जबरदस्त बहुत बढ़िया हो जाएगी. और इसीलिए पॉजिटिव वाइब्स जो है वो निकल के आएंगी जब आपके में एक पॉजिटिव पर्सोना होगा. तो बिल्कुल इसी के संग आपको आगे बढ़ना है. डेफिनेटली. तो इसी के बाद अब जे गुरु से ही बिल्कुल हम बात करेंगे यहाँ पे कि सब परसेंटेजेस की अगर हम बात करें, इंटरेस्ट रेट की बात करें, सीआरआर की बात करें, कार की बात करें, तो हम बिल्कुल आप चाहेंगे यहाँ पे आप जस्ट में बता दें कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या अभी पर्टिकुलर चल रहा है, किस तरीके से वो आगे बढ़ रहा है, ताकि कैंडिडेट्स एक स्टैटिस्टिक्स अपने दिमाग में रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस इंस्टेंट पूछे जाते हैं. देखिए, अगर बात करें इंटरव्यू में तो ये बेसिक क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जा सकते हैं, लेकिन बिल्कुल पूछ लेते हैं जस्ट प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए. यहाँ पे कोई भी नॉलेज नहीं टेस्ट कर रहा है. सबको पता है कि आपने एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, इसका मतलब आपने अच्छा पढ़ा लिखा है. लेकिन अगर एकदम से कोई पूछ ले व्हाट इज सीआरआर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीआरआर एट प्रेजेंट, देन यू हैव टू टेल व्हाट 4% जो इस समय चल रही है. तो इस तरह से एसएलआर क्या चल रहा है 20.5%. तो इस तरह के क्वेश्चन जनरली पूछे जा सकते हैं जस्ट टू चेक योर प्रेजेंस ऑफ माइंड. फॉर एग्जांपल, आप आए तो कितनी स्टेयर्स चढ़ के आए, कितने स्पोक्स थे, तो इसका क्या मतलब है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने का. आप सामने बैठे हैं, जस्ट पूछ लिया कि आपके बैक साइड जो वॉल है उसका कलर क्या है. ठीक है. तो इस तरह के अगर क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं तो आप बिल्कुल परेशान ना होइए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक कर रहा है. कितना क्विकली आप अडॉप्टिव है इस तरह के सिचुएशंस के लिए, सिर्फ ये चेक किया जा रहा है. और हमेशा एक स्माइली फेस होना चाहिए, एक पॉजिटिव स्माइल जरूर होनी चाहिए, जिसके बिहाफ पे आप सारे, चाहे देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि वहां पे जो सारी चीजें पूछी जा रही हैं उनके सभी के आंसर्स आपको पता हो. अगर आपको नहीं पता है, आप सिंपली एक्सेप्ट करिए, नो आई डोंट नो सर. तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं. मैक्सिमम क्वेश्चंस भी अगर आपके रॉन्ग हो रहे हैं या नहीं आपको आंसर पता है, तो भी आपको वहां पे एक पॉजिटिव स्माइल आपके फेस पे होना चाहिए. ये शो करता है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड. और इसी एटीट्यूड के संग आपको चाहे कोई भी इंटरव्यू, चाहे बैंकिंग हो, XYZ कहीं का भी हो, इसी टीम स्पिरिट से आपको आगे बढ़ना चाहिए. और बाकी बात करें अगर करंट अफेयर्स की, तो आप लोग हमारे जो पर्टिकुलर शोज हैं, जो हमारी साइट पे मटेरियल है, उनसे अवेयर होते हुए चलिए, क्योंकि अब समय है लिंक करने का. जो भी आपकी नॉलेज है उसको कैसे आप लिंक कर सकते हैं और कैसे अपने आप को ये शो कर सकते हैं कि देखिए वो सारी चीजें हैं. रिटेनेबिलिटी की बात भी आती है. तो रिटेन तभी होगा जब आपने क्रैमिंग नहीं करी होगी, प्रॉपर पढ़ा होगा. क्रैमिंग का मतलब होता है एक दिन में घोट के पढ़ लेना. वो बिल्कुल काम नहीं आने वाला है. काम वही आएगा जो रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हैं, क्योंकि वही लोग प्रॉपर उसको लिंक कर सकते हैं कि देखिए वो चीज मैंने करी थी, या वो चीज की वजह से सरकार ने उस समय इनिशिएटिव लिया था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आई जिसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, और धीरे धीरे करते करते ऐसे ऐसे आगे बढ़ गया. तो ये चीजें आएंगी तभी जब आप प्रॉपर रिटेन करेंगे, और रिटेन तभी कर सकते हैं जब आप डेली बेसिस पे पढ़ेंगे, ना कि क्रैम करके पढ़ेंगे. बिल्कुल. अब यहाँ बिल्कुल हम चाहेंगे सर एक बार अगर MSF के स्ट्रक्चर में हम लोग बात कर लें कि MSF क्या होता है, क्यों रिक्वायर्ड होता है, किस तरीके से, तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स को इस सेशन से एक हेल्प आउट तो मिल ही जाएगा. चलिए फिर मैं आपको सारे पॉलिसी रेट्स ही बता देता हूँ बेसिक चीजों के बारे में. देखिए, एक बात आती है, यहाँ पे बात आ रही है रेट्स की. तो रेट्स को जानने से पहले रेट्स क्यों बनाए गए ये सब भी जान लेते हैं. एक वर्ड आता है पॉलिसी. दो तरह की पॉलिसीज होती हैं, एक होता है फिस्कल पॉलिसी, एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी. अब ये भी जानने से पहले जानेंगे पॉलिसी क्या होता है. पॉलिसी मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स. अगर सेट ऑफ रूल्स की बात कर रहे हैं तो सेट ऑफ रूल्स क्यों बनाए जाते हैं, कोई ना कोई मोटिव होता है उसको पूरा करने के लिए. वो मोटिव क्या है,
वो मोटिव है देश में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मुद्रास्फीति। तो यहां पे बात कर रहे हैं, अगर मुद्रास्फीति की इन्फ्लेशन की बात हो रही है, इसका मतलब होता है मार्केट में मनी की सप्लाई को क्या करना, कंट्रोल करना। अब ये कंट्रोल क्यों किया जा रहा है, जरा गौर से सुनिएगा। अगर मार्केट में मनी की सप्लाई ज्यादा है, इसका मतलब हम सभी की पॉकेट में खूब सारा पैसा है। अगर खूब सारा पैसा है और मैं कहूं कि एक पर्टिकुलर आर्टिकल ये है, इसको परचेज करना है, तो सभी के पास पैसा है तो सभी लोग रेडी हो जाएंगे। मैंने कहा ये आर्टिकल 10 रुपए का है, एक आर्टिकल ए है वो 10 रुपए का है, तो सबने कहा कि भाई 10 रुपए मुझसे ले लो, 10 रुपए मुझसे ले लो। तो क्या तब तक एक बोला कि भाई 11 रुपए मुझसे ले लो, एक बोला 12 रुपए ले लो, तो क्या मैं अभी भी इसको 10 रुपए में बेचूंगा? बिल्कुल नहीं। क्योंकि मार्केट में मनी का फ्लो ज्यादा था, इस वजह से डिमांड ज्यादा हुई, और डिमांड ज्यादा होने की वजह से जो प्राइस था इस पर्टिकुलर गुड का वो क्या हो गया, एनहांस हो गया। इसको क्या कहेंगे, इन्फ्लेशन करेंगे। जस्ट इसी का ऑपोजिट, अच्छा ये हुआ क्यों, क्योंकि मार्केट में मनी की सप्लाई ज्यादा थी। जस्ट इसकी ऑपोजिट सिचुएशन में आते हैं, सबकी पॉकेट से पैसा गायब, सबकी पॉकेट से पैसा गायब होगा तो ऐसे में डिमांड ज्यादा होगी या कम होगी, कम होगी। तो ऐसे में यही आर्टिकल मैं 10 रुपए में बेच रहा था, आप कोई खरीदने को रेडी है क्या? नहीं रेडी है। तो मैंने क्या किया, इसके प्राइसेस को स्लैश आउट किया, कम किया। और जब प्राइसेस कम हुए, क्यों? क्योंकि डिमांड मार्केट में कम थी। और डिमांड मार्केट में कम क्यों थी? क्योंकि मार्केट में मनी की सप्लाई कम थी। तो ये हो जाता है आपका डिफ्लेशन। अगर मार्केट में सप्लाई, मनी की सप्लाई कम होगी तो ऐसे में प्राइसेस फॉल होंगे गुड्स एंड सर्विसेज के, तो ये डिफ्लेशन होता है। इसी का जस्ट अपोजिट आपका इन्फ्लेशन होता है। तो इस तरह, अच्छा गौर से सुनिएगा यहाँ पे कि दोनों ही सिचुएशन इकोनॉमी के लिए खराब है, क्योंकि मार्केट में इसीलिए पैसे की जो सप्लाई है, मनी सप्लाई है, एडिक्वेट, आई एम यूजिंग द वर्ड एडुकेट, जिसको कहते हैं पर्याप्त, एक सफिशिएंट लेवल में होनी चाहिए, जिससे कि इकोनॉमी एक प्रॉपर तरीके से चल सके। और इसी को स्टेबलाइज करने के लिए क्या बनती हैं, पॉलिसीज बनती हैं। अब यहाँ पे दो वर्ड अब सिर्फ जाने हैं पॉलिसी क्या होता है। अब यहाँ से दो चीजें आती हैं, एक फिस्कल पॉलिसी और एक आता है आपका मॉनेटरी पॉलिसी। तो जरा जानेंगे फिस्कल पॉलिसी के बारे में। फिस्कल पॉलिसी को हम लोग बजट के नाम से भी जानते हैं। और फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है, आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो बात करेंगे फिस्कल पॉलिसी की, तो अब फिस्कल पॉलिसी आप जानते हैं बजट, बजट में क्या होता है, पॉलिसीज बनती हैं। उन पॉलिसीज के थ्रू कितना कितना फंड एलोकेट किया जाता है। तो उन फंड को गौर से सुनिएगा, जो फंड एलोकेट किया जाता है, उस फंड जब मार्केट में पहुंचता है तो उससे क्या होता है, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। मार्केट में मनी की सप्लाई हुई, ऐसे में इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे। तो उस इन्फ्लेशन या उस पर्टिकुलर मनी की सप्लाई को कैसे रोका जाता है या कंट्रोल किया जाता है, वाया टैक्सेशन। तो मतलब उन टैक्सेशन के थ्रू जो मतलब ज्यादा लिक्विडिटी होती है उसको एब्जॉर्ब करके मार्केट की स्थिति को स्टेबलाइज किया जाता है। तो ये पहला तरीका क्या था, फिस्कल पॉलिसी का तरीका था, जो कि आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है। दूसरा तरीका यहाँ पे आ जाता है मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि हमारा कौन बनाता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास भी कुछ टूल्स होते हैं, जिन टूल्स की हेल्प से वो मार्केट में सप्लाई को क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो इसमें दो तरह के टूल्स होते हैं, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टूल्स की बात करें तो उसमें आ जाता है सीआरआर और एसएलआर। अब सीआरआर और एसएलआर की बात करेंगे तो उसमें बेसिक यही मेन दो आते हैं। इसमें आप गौर से सुनिएगा, यहाँ पे कैश रिजर्व रेशियो, जितने भी बैंकिंग इंडस्ट्री है इंडिया में, उसका सेंट्रल बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसने साफ साफ बोल रखा है कि आप अगर पब्लिक से उनका डिपॉजिट लेते हैं तो ऐसे में पब्लिक के लिए आपने पब्लिक ने तो अपना पैसा आपके पास डिपॉजिट कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक का पैसा भी तो खतरे में है, क्योंकि अगर आप भाग गए तो कैसे क्या होगा। तो इसीलिए कुछ पोर्शन वो अपने पास एज ए रिजर्व रखवाती है, अपने पास कुछ पैसा, वही जो पैसा लोगों ने आपके पास मतलब कमर्शियल बैंक से पास डिपॉजिट कर रखा है, उसका कुछ पोर्शन वो अपने पास रिजर्व रखवाती है, और वही क्या कहलाता है, आपका कैश रिजर्व रेशियो कहलाता है, जो कि इस समय कितना चल रहा है, 4% चल रहा है। मतलब बैंक्स अपने कमर्शियल बैंक्स अपने एनडीटीएल का 4% एज ए रिजर्व किसके पास रखते हैं, आरबीआई के पास रखते हैं, और जिसको क्या कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। दूसरा टर्म आ जाता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, दैट इज एसएलआर। अब गौर से सुनिएगा, कमर्शियल बैंक ने देखा कि हम लोगों से पैसा ले रहे हैं, उसके बावजूद हमसे पैसा एज ए रिजर्व कमर्शियल आरबीआई अपने पास रखवा रहा है। लेकिन अगर हम पैसा लोगों को लेंड करते हैं, मतलब नॉर्मल पीपल को लोन प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसे में वो हमारा पैसा लेके भाग गए तो हम भी तो क्रैश कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने लिए क्या किया, एसएलआर बनाया एक तरीके से। तो जितना वो लेंड करेंगे, ऐसे में उसका कुछ पोर्शन वो अपने पास रिजर्व रखते हैं, जिससे कि आने वाले समय में अगर वो सारा पैसा चला जाए तो बैंक क्रैश ना करे। और इसी को क्या कहते हैं, आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो कि इस समय चल रहा है 20.50। मतलब अपने एनडीटीएल का 20.50% एज वो क्या करते हैं, अपने पास रिजर्व बना के रखते हैं, जिससे कि उनको क्रैश अगर होना हो तो उस पैसे को यूज करके अपने आप को सस्टेन कर सकें। यहाँ पे फिर आ जाता है इनडायरेक्ट टूल्स। इनडायरेक्ट टूल्स की बात करेंगे तो सबसे पहला आ जाता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, और उसमें और भी आते हैं, आपका एमएसएफ भी आता है। तो बेसिक बात करेंगे अगर रेपो और रिवर्स रेपो की, तो रेपो देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या कर रहा है, रेपो स्टैंड्स फॉर रीपर्चेज ऑप्शन। ये वर्ड बना है रीपर्चेज ऑप्शन से। अब क्या है, जरा गौर से सुनिएगा, कमर्शियल बैंक्स
हम सभी को लोन प्रोवाइड करते हैं, ऐसे में उनके पास पैसे की कमी आना लाजमी है कि नहीं? बिल्कुल लाजमी है। तो वो पैसा किससे मांगने जाएगी? हम लोगों से? बिल्कुल नहीं। वो किसके पास जाएगी? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारे कौन है? हमारा सेंट्रल बैंक है आरबीआई। तो आरबीआई से जब कमर्शियल बैंक्स पैसा मांगती हैं एज अ लोन, तो आरबीआई कहता है ठीक है हम तुम्हें प्रोवाइड करेंगे, लेकिन हमें तुम पर कोई विश्वास नहीं है। सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें पैसा लोन के रूप में चाहिए देन यू हैव टू पुट सम कोलैटरल ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्टिकुलर अमाउंट। तो उस पर्टिकुलर अमाउंट के लिए उनको मतलब कमर्शियल बैंक्स अपनी सिक्योरिटी रखती हैं, जिसके बिहाफ पे वो लोन अवेल करती हैं आरबीआई से फॉर शॉर्ट टर्म। गौर से सुनिएगा, फॉर शॉर्ट टर्म 0 to 90 डेज। और उस शॉर्ट टर्म के ऊपर जो लोन लिया जाता है और उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है आरबीआई, उसको क्या कहते हैं? रेपो रेट। अब रीपरचेज ऑप्शन यहां पे नाम क्यों आया है? क्योंकि इसके साथ ही साथ गौर से सुनिएगा, आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को बोलती है कि अगर तुम्हें मुझसे लोन चाहिए तो तुमने सिक्योरिटी हमारे पास रखनी पड़ेगी, साथ में एक प्रॉमिस करना होगा कि जब तुम्हारे पास पैसा हो जाएगा तो विद इन टाइम पीरियड वो सिक्योरिटीज तुम मुझसे रीपरचेज कर लोगे। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने मतलब कमर्शियल बैंक्स ने उन सिक्योरिटीज को एक तरीके से बेच के वो पैसा उनसे एक्वायर किया आरबीआई से, और समय आने पर जब उसका टेन्योर पूरा हो गया तो उन सिक्योरिटीज को वही पैसा वापस करके विद इंटरेस्ट पैसा वापस करके वो सिक्योरिटीज वापस खरीद ली। यहीं से वर्ड आया है कि आपका रीपरचेज ऑप्शन, और यही डिफाइन करता है रेपो रेट को। तो इन सिंपल की बात करें तो रेपो रेट क्या है? जब कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए लेंड करती हैं और उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई चार्ज करता है वो होता है रेपो रेट, और यही लॉन्ग टर्म के लिए हो जाए तो वो हो जाता है आपका बैंक रेट। अब देखिए यहीं पे रिवर्स रेपो की बात करें तो बैंक्स के पास जब सरप्लस अमाउंट आ जाता है, अच्छा रेपो रेट की बात करें तो रेपो रेट कितना चल रहा है स्टूडेंट्स? आप सभी जानते हैं 6.25% चल रहा है रेपो रेट। अब बात करते हैं रिवर्स रेपो की। रिवर्स रेपो जैसा कि नाम बता रहा है जस्ट अपोजिट। जस्ट अपोजिट का मतलब, अब देखिएगा यहाँ पे एक मिथ आएगा। मिथ ये आता है कि जनरली सोचते हैं कि रेपो में कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन ले रही है तो रिवर्स रेपो में आरबीआई कमर्शियल बैंक से लोन ले रही होगी। एक ये वर्ड कहीं ना कहीं क्योंकि बिल्कुल आता है, यूज करते हैं कि हाँ। आरबीआई ने लोन लिया। एग्जैक्टली। अगर देश का सेंट्रल बैंक ही लोन लेने लगेगा तो फिर तो बात नहीं, है, बड़ी आपका बैंक आपसे लोन लेता है क्या? हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल। कंपेयर टू योरसेल्फ, हाँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज जस्ट द बैंकर ऑफ द बैंक। अगर वही लोन लेने लगेगा तो बताइए कैसे काम चलेगा? आपका बैंक आपसे लोन नहीं लेता, बिल्कुल। आपसे डिपॉजिट लेता। हाँ डिपॉजिट एग्जैक्टली। लेता है। तो बिल्कुल वही बात हो रही है कि अगर कमर्शियल बैंक्स के पास उनके पास सरप्लस, आई एम यूजिंग द वर्ड सरप्लस, मतलब एडिशनल डिपॉजिट आता है, तो उस डिपॉजिट को वो आरबीआई के पास डिपॉजिट कर सकते हैं, और उस डिपॉजिटेड अमाउंट के ऊपर आरबीआई क्या करता है? उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करता है। जैसा कि हम लोग कमर्शियल बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं, उस डिपॉजिट पे हमें इंटरेस्ट मिलता है। सिमिलरली देखिए, अब यहीं से एक प्रॉपर्टी डिफाइन हो गई कि बैंकर टू बैंक। यहां पे आरबीआई क्या रोल प्ले कर रहा है? एक बैंक का बैंक बनकर प्ले कर रहा है, क्योंकि अगर बैंक के पास सरप्लस अमाउंट है तो वो जमा करेंगे आरबीआई के पास, और उस एडिशनल अमाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो आरबीआई पे करेगा कमर्शियल बैंक्स को। ठीक है। तो अब यहाँ सर एक पॉइंट ये भी आता है कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कहीं ना कहीं डिफरेंस भी होता है। बिल्कुल रेपो डिफरेंस, ज्यादा होता है, हाँ। रिवर्स रेपो कम होता है। बिल्कुल, ये कॉरिडोर कहलाता है। ये 0.5, अब देखिए इनिशियली वो 1% का था, अब इसको 1% रिड्यूस करके definitely 0.5% का कर दिया गया है। और याद करने की सिंपल बात, जब मैंने आपको रेपो रेट बताया कितना है 6.25, तो उससे 0.5 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 5.75, जो कि इस समय प्रेजेंट चल रहा है आपका रिवर्स रेपो रेट। तो देखिए अब यहाँ पे एक वर्ड आता है एमएसएफ, मार्जिनल कॉस्ट, सॉरी एमएसएफ स्टैंड फॉर मार्जिनल Standing स्टैंडिंग facility। फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, या फिर एमएसएफआर भी कहते हैं इसे। तो ये कितना चल रहा है? ये जनरली बैंक रेट के बराबर चल रहा है, जो कि है इस समय 6.75। दोनों ही चल रहे हैं, चाहे बैंक रेट हो चाहे आपका एमएसएफ हो, दोनों ही 6.75 चल रहे हैं। अब ये है क्या, जरा गौर से सुनिएगा। यहां पे बात हो रही है जब शॉर्ट टर्म बोरोइंग की, तो रिवर्स रेपो रेट में कमर्शियल बैंक आरबीआई से शॉर्ट टर्म बोरोइंग करती है, वो टेन्योर होता है 0 से 90 डेज। और जब बात आती है ओवरनाइट लेंडिंग की, जब और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कमर्शियल बैंक को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, और जब कहें कि सारे स्रोत बंद हो जाते हैं, तब इस रूट का इस्तेमाल करती है कमर्शियल बैंक आरबीआई से। तो ये क्या है? जब कमर्शियल बैंक ओवरनाइट बेसिस पे रिक्वायर करती हैं लोन आरबीआई से। ओवरनाइट का मतलब होता है 0 से 1 डे के दौरान। तो इस दौरान अगर वो लोन की रिक्वायरमेंट करती हैं तो आरबीआई उसके ऊपर, ऑब्वियसली बात है, लोन ले रहे हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगी आरबीआई, और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कहलाता है आपका? एमएसएफ कहलाता है। इसके साथ ही एक कंडीशन उसने ये भी कही है कि इस पर्टिकुलर छोटी विंडो के लिए अगर कमर्शियल बैंक को लोन चाहिए तो वो अपने एनडीटीएल का ज्यादा से ज्यादा 2%, अप टू, आई एम यूजिंग द वर्ड अप टू, ज्यादा से ज्यादा 2% तक का ही लोन रिक्वायर कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत इसीलिए यहां पे होता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो ज्यादा होता है, क्योंकि टेन्योर बहुत ही कम होता है। तो ये थे फैक्ट्स और ये थी पॉलिसी रेट्स। अब यहाँ पे एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा, जो कि मैंने उस दिन भी बताई थी, कि यहाँ पे रेपो रेट और रिवर्स रेपो को जो टूल्स, क्वांटिटेटिव टूल्स कहते हैं, वो कैसे कहते हैं। अब जरा कैसे कहते हैं, जरा देखिए। यहाँ पे रेपो रेट की बात कर रहा हूं
रेपो रेट कम हुआ इसका मतलब क्या हुआ? रेपो रेट कम हुआ इसका मतलब कमर्शियल बैंक्स को जो आरबीआई से लोन मिल रहा है वो सस्ते दरों पे लोन मिल रहा है। अगर कमर्शियल बैंक को सस्ता लोन मिलेगा तो वो हमको जो लोन देंगी वो सस्ता देंगी या महंगा? हमें भी लोन मिलेगा, सस्ता लोन मिलेगा। अगर हमें सस्ता लोन मिलेगा तो हम लोन ज्यादा लेंगे या कम? हम लोन ज्यादा लेंगे। और लोन ज्यादा लेने का मतलब जितना ज्यादा लोन ले रहे हैं इसका मतलब मार्केट में लिक्विडिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो अगर बढ़ रही है इसी वजह से रेपो रेट को या रेपो को क्या कहते हैं? आपका लिक्विडिटी इंजेक्शन टूल कहते हैं। लिक्विडिटी इंजेक्शन मतलब अगर आरबीआई को लगता है कि मार्केट में पैसे की रिक्वायरमेंट है तो वो क्या करती है? रेपो रेट को स्लैश करती है, जिसकी वजह से वो लिक्विडिटी फ्लो होती है मार्केट में। अब इसी का अपोजिट आ जाते हैं रिवर्स रेपो में। रिवर्स रेपो का मतलब है कि जितना ज्यादा कमर्शियल बैंक्स अपना पैसा डिपॉजिट करेंगे आरबीआई के पास उतना ही ज्यादा उनको इंटरेस्ट मिलेगा। अब सिमिलरली वो जब चाहेंगी अब यहां पे रिवर्स रेपो बढ़ गया, रिवर्स रेपो बढ़ा है, इसका मतलब आरबीआई ज्यादा इंटरेस्ट पे करने के लिए रेडी है। तो बैंक भी चाहेंगे कि ज्यादा पैसा डिपॉजिट करें, और ज्यादा पैसा वो लाएंगे कहां से? हम लोग जो डिपॉजिट करते हैं बैंक में उन पे ज्यादा इंटरेस्ट वो भी पे करने लगेंगे। अगर हमें डिपॉजिट पे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा हम लोग क्या करेंगे? ज्यादा पैसा घर में ना रखकर बैंक में जमा करेंगे, क्योंकि हमें भी रिक्वायरमेंट है ज्यादा इंटरेस्ट कमाने की। तो जो एक्स्ट्रा पैसा मार्केट में था वो क्या हुआ? एब्जॉर्ब हुआ। वो क्यों हुआ? क्योंकि रिवर्स रेपो बढ़ गया था। इसीलिए रिवर्स रेपो को कहते हैं लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन टूल। और यही दो टूल्स है बेसिकली जिनके मार्फत या जिनके माध्यम से आरबीआई मार्केट में लिक्विडिटी को कंट्रोल करती है। तो देखिए दो पर्सपेक्टिव थे, एक फिस्कल पॉलिसी थी, एक मॉनेटरी पॉलिसी थी, एक सरकार थी, एक आपकी आरबीआई थी। दोनों ही अपनी तरीके से क्या करते हैं? मार्केट में मनी की सप्लाई को एडिक्वेट लेवल में फ्लो कराने के लिए पॉलिसी रेट्स को क्या करते हैं? वेरी करते हैं। तो ये था सारा डिटेल्स। इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे। बिल्कुल सर कि भारत में आरबीआई जनरली रिपो रेट अनाउंस करती है, क्योंकि उसी पे आधारित है जितने भी इंडायरेक्ट टूल्स हैं, सीआरआर एसएलआर को छोड़ के बाकी सब जो लेंडिंग रेट है, बोरिंग रेट है, सब आधारित रहती है। अमेरिका में भी इसी तरह के फेड रेट कहते हैं, फेड रेट, बिल्कुल। बट फेड रेट इज नॉट रिपो रेट, it is equivalent to the reverse repo rate. Fed rate is the rate at which the American Central Bank takes deposits from banks. तो अमेरिका में जो है वो बोरिंग रेट है, यानी टेकिंग रेट है। बिल्कुल। इसीलिए क्या होता है कि कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब रेट बढ़ रहा है, जब लेंडिंग रेट बढ़ रहा है, तब इंडिया में डिपॉजिट क्यों चला जा रहा है भाई? इट इज नॉट द लेंडिंग रेट, इट इज द बोरोइंग रेट जो अमेरिकन बैंक्स की है, जिससे इट बिकम्स बेटर फॉर द टू द डिपॉजिटर्स टू डिपॉजिट इन द ओन कंट्री दैट टू डिपॉजिट इन अदर कंट्रीज। इसीलिए इंडिया से फ्लो आउट होने लगता है। जब फेड रेट बढ़ता है देयर इज अ फ्लो आउट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्रीज, दैट इज व्हाट हैपेंस। इसीलिए उन्होंने आज की न्यूज भी बताया, तो उन्होंने बजट में भी बहुत बड़ी मुद्दा है। जो चैलेंजेस थे फाइनेंस मिनिस्टर के सामने, वो ये भी था कि आने वाले दिनों में अमेरिकन फेड इज गोइंग टू इंक्रीज द रेट्स, एंड इंक्रीज द रेट्स प्लस increase of petrol rates is going to adversely affect the Indian foreign exchange. लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहें तो हम लोग ने आज ही न्यूज में डिस्कस किया था कि फेड रेट में कोई चेंज नहीं आया है, 0.5 से लेकर 0.75% ही रखा गया, रिटेन किया उन्होंने। हालांकि ये कहें कि उनके रेट्स भी उतने फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होते हैं। अगर लास्ट डिकेड की बात करें तो हाल में 2 बार ही चेंज हुए। एक बार तो लास्ट में आपके दिसंबर में ही 0.25 का चेंज आया था। तो मगर जैसा जो नया प्रेसिडेंट का वहाँ पॉलिसी है उसके हिसाब से शायद ये रेट हो सकता है आने वाले में चेंज हो, क्योंकि अभी जो न्यूज आई थी उसमें तो उन्होंने रिटेन रखा है, अनचेंज रखे हैं, जैसे 0.5 से 0.75 के बीच में। बिल्कुल। तो यहाँ पे सेशन में आज हमने बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए। बैंकिंग अवेयरनेस की भी कुछ टर्मिनोलॉजीज पे हम लोगों ने यहाँ पे फोकस अपॉन किया। जनरल टर्म्स क्या हो सकता है, अगर टूल्स की बात करें आरबीआई की तो उस पर भी हमने फोकस किया। बिल्कुल हम चाहेंगे इंटरव्यू एक्सपर्ट से कि सर लास्टली कैंडिडेट से आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारा सेशन जो है आज आखिरी है। देन हम लोग अगले फिर प्रिपरेटरी सेशंस में मिलेंगे कैंडिडेट से। बट यस, फॉर टुडे व्हाट आर योर लास्ट वर्ड्स? माय लास्ट वर्ड्स आर keep up your confidence, maintain your positive attitude. It is not necessary in any interview that you answer all the questions. Answer whatever you can, but correctly and precisely. What you cannot, confess that you don't know. There are 2 methods. One, you are not knowing the answer of a question which you have studied. Then say, sorry sir, I am not able to recollect. But there may be many questions
which may be stress questions on you, where they will be asking you questions about which you do not know anything at all. And they may ask even higher banking questions, and you are not a banker still, and you are not supposed to know those answers also. But that is just to stress you. Maintain your poise, maintain your smiling face, maintain your confidence, and tell them boldly, sorry sir, I do not know anything about this. But what they are trying to test in you is your attitude and aptitude. Therefore, always maintain a positive attitude, always maintain a smiling face. Don't lose your confidence whatever happens in the interview. Maintain your confidence. That is most important. Maintain your Definitely. patience. बिल्कुल And best of luck to all of you. बिल्कुल जी गुरु से लेंगे उनके लास्ट वर्ड्स। तो स्टूडेंट्स, समय आ गया है और बिल्कुल जैसा सर ने कहा है कि सेलिब्रेशन का समय है, तो सेलिब्रेशन कंटिन्यू रहना चाहिए। और किस पॉजिटिव वे में, कि मतलब आप वहां पे जा रहे हैं, पॉजिटिव वाइब होनी चाहिए आपके अंदर और उसको इनकलकेट करना शुरू कर दीजिए। ये डेली बेसिस पे भी करिए, ये नहीं कि आप स्पेशली इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो ही करिए, क्योंकि एक पॉजिटिव एटीट्यूड ही आपको आगे सक्सेस की ओर ले जाता है। आपने बिल्कुल अच्छी प्रिपरेशन करी है, तभी आप यहां पहुंच पाए। जैसा कि सर ने कहा, लैक्स में आप थाउजेंड्स में आ गए, मैं तो चाहूंगा कि आप उस पर्टिकुलर 1000 में आ जाएं या फिर कहीं हंड्रेड्स में आ जाएं, जिनमें आपका सिलेक्शन हो जाए। बस पॉजिटिविटी और इस पॉजिटिव एटीट्यूड के संग वही मेरा एक डिटर्मिनेशन है कि आई विल और आई कैन, यही स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना चाहिए जिसकी वजह से आप कर सकते हैं। तो इसी के संग आगे बढ़िए। बिल्कुल। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द कैंडिडेट्स हु विल बी अपीयरिंग फॉर द इंटरव्यूज, और जिनके इंटरव्यूज हो गए हैं, होप फॉर द बेस्ट। जस्ट कॉन्फिडेंट रहिए, क्योंकि आपके कॉन्फिडेंस से ही कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाइब्स जो आएंगे और आपके सामने कहीं ना कहीं सक्सेस पाथ को बिल्डअप करेंगे, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। कीप स्माइलिंग, बी हेल्दी एंड यस कीप स्टडिंग, बिकॉज आपके पास 2017-18 का कैलेंडर भी है। तो यही आपको ध्यान रखना है और इसी के साथ ध्यान रखिए आपके सिलेक्शन में कहीं ना कहीं ये बात आपको लेके चलनी पड़ेगी कि योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू सो मच। Thank you.